नाजरीन आदाब, मैं डॉक्टर अमीन अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, आसनसोल। आज के इस वीडियो प्रोग्राम में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। आज के हमारे इस वीडियो लेसन का टॉपिक है अदम मुताबिकत, तसव्वुर और अलामात, माल एडजस्टमेंट, कॉन्सेप्ट एंड सिम्टम्स। इस वीडियो सबक के बाद आप अदम मुताबिकत के माना बता पाएंगे, अदम मुताबिकत के तसव्वुर को समझ जाएंगे, अदम मुताबिकत की अलामात से वाकिफ़ हो जाएंगे। इसके अलावा अदम मुताबिकत की वजूहात को भी समझ जाएंगे, अदम मुताबिकत के नताइज से बाखबर हो जाएंगे, अदम मुताबिकत से निमटने की जो मुख्तलिफ़ हिकमत अमलियाँ हैं आप उनसे भी वाकिफ़ हो जाएंगे। आज हम एक नहायत अहम नफ्सियाती व समाजी मसले पर गुफ्तगू करेंगे जिसे हम अदम मुताबिकत यानी कि माल एडजस्टमेंट कहते हैं। जब कोई इंसान हालात के मुताबिक ख़ुद को ढाल लेता है तो ये उसे कामयाबी की तरफ ले जाता है, लेकिन अगर वो हालात के मुताबिक ख़ुद को बदलने की सलाहियत नहीं रखता तो उसे नाकामी का सामना करना पड़ता है। यानी जो शख्स हालात के साथ चलना नहीं जानता वो मुश्किलात में फंस जाता है। ज़िंदगी में एक फ़र्द को हमेशा तवाज़ुन और मुताबिकत की ज़रूरत पड़ती है और इंसान की ज़िंदगी में इन दोनों की बुनियादी हैसियत है। और देखा जाए तो कामयाबी का इन्हिसार फ़र्द की समाजी, तालीमी और ख़ानदानी माहौल से हम आहंगी पर मुनहसर है। यानी कि फ़र्द की जो कामयाबी है उसका ताल्लुक़ है किससे? इंसान की समाजी माहौल से, तालीमी माहौल से और उसके घरेलू माहौल से। और इन सब के साथ अगर फ़र्द की मुताबिकत है, हम आहंगी है, तभी उसे कामयाबी मिलने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। मुताबिकत पैदा करने में नाकामी का मतलब होता है अदम मुताबिकत। यानी कि अगर फ़र्द मुताबिकत इख्तियार नहीं कर पाता तो इसका मतलब सीधा सीधा यही होता है कि वो अदम मुताबिकत का शिकार है, माल एडजस्टमेंट का शिकार है। इसी तरह फ़र्द की ज़हनी, जज्बाती और समाजी ज़िंदगी पर इसके बहुत गहरे असरात होते हैं। अदम मुताबिकत एक ऐसी कैफियत है जिसमें फ़र्द अपने इर्द गिर्द के माहौल में कामयाबी से घुल मिल नहीं पाता। ज़हनी दबाव, बेचैनी और दीगर मुख्तलिफ़ किस्म के नफ्सियाती मसाइल का वो सामना करता है। और ये जो अदम मुताबिकत का मसला है यानी कि माल एडजस्टमेंट की जो प्रॉब्लम है, ये ज़्यादातर नौजवानों और तलबा में पाई जाती है। हालांकि ये किसी उम्र में हो सकती है, किसी एज ग्रुप में पाई जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो नौजवानों और तलबा में ये पाई जाती है। तालीमी मैदान में अगर देखें तो अदम मुताबिकत का शिकार तलबा न सिर्फ़ अपनी तालीमी कारकर्दगी में बल्कि उनकी ख़ुद एतमादी भी मुतासिर होती है। यानी कि उनकी जो तालीमी कारकर्दगी है वो तो अपनी जगह मुतासिर होती ही है, इसके साथ उसकी ख़ुद एतमादी भी मुतासिर होती है। अब आइए देखते हैं कि अदम मुताबिकत की वजूहात क्या हैं। इसके पीछे कई नफ्सियाती, समाजी और जज्बाती अवामिल कारफरमा हो सकते हैं, जैसे कि वालिदैन की सख्ती। ऐसा भी होता है कि घर पे वालिदैन बहुत सख्ती करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ बहुत सख्ती करते हैं, तो ऐसे बच्चों के अंदर माल एडजस्टमेंट यानी अदम मुताबिकत के सिम्टम्स ज़ाहिर होने लगते हैं। इसके अलावा घरेलू दबाव, घर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, तब भी ऐसी दिक्कत पेश आती है। और जज्बाती बेहिसी, जज्बाती बेहिसी का मतलब होता है कि हम दूसरों के जज्बात को फ़ील न कर पाएँ या उनको समझने में दुश्वारी महसूस हो, तो ऐसी सूरत में भी अदम मुताबिकत का मसला आता है। इसके अलावा तालीमी नाकामी, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट है वो अपने एकेडमिक्स में कामयाब नहीं हो पा रहा है, फ़ेल हो रहा है, जिस मकसद के साथ तहत उसने पढ़ाई इख्तियार की है, पढ़ाई कर रहा है, उसमें उसे कामयाबी नहीं मिल रही है, तो ऐसी सूरत में भी माल एडजस्टमेंट का मसला उसके सामने पेश आता है। और दूसरी एक और सूरत इसकी हो सकती है कि कमज़ोर समाजी ताल्लुकात की बिना पर, यानी कि अगर फ़र्द के कमज़ोर समाजी ताल्लुकात हैं, सोशल रिलेशंस में वो अगर कमज़ोर है, पीछे है, तब भी क्या होगा कि माल एडजस्टमेंट का इशू पेश आएगा। इसी के साथ बाद नफ्सियाती अमराज़, बहुत सारे नफ्सियाती अमराज़ हैं जैसे डिप्रेशन, इज़्तिराब और दीगर ज़हनी मसाइल। इस तरह के अगर मसले से पेश है कोई, तो ये भी क्या हो सकता है, वजह बन सकता है माल एडजस्टमेंट की। अगर इन सब का हमें बर वक्त तदारुक न करें, इसका इलाज न करें या उसको समझने की कोशिश न करें तो ये एक तवील मुद्दती मसला बन जाता है जो फ़र्द की ज़ाती और पेशेवाराना ज़िंदगी को मुतासिर कर सकता है। जैसे समाजी ताल्लुक़ से कतराना, ऐसा फ़र्द क्या करेगा, वो समाजी ताल्लुकात से बचने की कोशिश करेगा, लोगों से मिलने जुलने में उसे परेशानी महसूस होगी, हमेशा कोशिश करेगा कि मुझे किसी से मिलना न पड़े।
दूसरी परेशानी इसमें क्या पेश आ सकती है, वो है खुद एतमादी मुतासिर होना। ऐसे अफराद जो होते हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है, खुद एतमादी उनकी होती है वो मुतासिर होती है। इसी के साथ वो मनफी ख्यालात का भी शिकार होते हैं, उनके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, चीज़ों की पॉजिटिव साइड्स पे ध्यान न दे के वो मनफी साइड्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि जो नेगेटिव साइड होती है वो ज़्यादा असर करता है उनके जहन को। इसके अलावा तालीमी मैदान में भी इसका असर देखने को मिलता है, और वो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि तालिब इल्म पढ़ाई में दिलचस्पी खो देना। तालिब इल्म जो होता है वो पढ़ाई में दिलचस्पी खो देता है, उसको मन नहीं लगता। इसके अलावा वो अगर जाता भी है तो क्लास में जा कर के वो गैर मुतहर्रिक होता है, एक्टिव नहीं होता, बहुत ही इनएक्टिव तरीके से वो क्लास में रहता है, और बाज़ औक़ात बगावत और गुस्से जैसे रवैयों का भी इज़हार करता है। यानी कि अगर थोड़ी सी बात हो, किसी बात पे रिएक्शन देना हो, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, बहुत ही गुस्से में बात करता है और बाग़ियाना रवैया ज़ाहिर करता है। इसके साथ ही पेशा वाराना मैदान में भी अगर देखें, प्रोफेशनल लाइफ फ़र्द की है, उसमें भी इसका असर देखने को मिलता है। अगर माल एडजस्टमेंट का शिकार है वो शख्स, तो सबसे पहली चीज़ इसमें यह है कि ज़िम्मेदारियों को वो मौसर तरीके से अदा नहीं कर पाता। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि वो अपने साथियों के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर तरीके से निभा नहीं सकता, बहुत बेहतर तरीके से ताल्लुकात को बनाए नहीं रख सकता, उसके ताल्लुकात जो होते हैं वो मुतासिर होते हैं। अब आइए देखते हैं कि अदम मुताबिकत के माना क्या होते हैं, जो माल एडजस्टमेंट है इसकी मीनिंग क्या है। सबसे पहले इसके लफ्ज़ी माना पर हम लोग गौर करें तो हमें मालूम होगा कि ये मुताबिकत की ज़िद है, यानी कि मुताबिकत का उल्टा, मुताबिकत का न होना, यानी कि अगर मुताबिकत नहीं है तो वहाँ पे अदम मुताबिकत ही होगी। मुताबिकत का उल्टा अगर है तो हम उसको कहेंगे अदम मुताबिकत। हालात से निमटने में नाकामी, अगर जो हालात पेश आ रहे हैं फ़र्द के सामने वो उनसे निमटने में नाकाम होता है तो हम कहेंगे कि वो अदम मुताबिकत का शिकार है, यानी कि माल एडजस्टमेंट का शिकार है वो। इसके अलावा फ़र्द और उसके अतराफ़ में हम आहंगी की कमी, कोई शख्स है अगर वो अपने सराउंडिंग से, अपने माहौल से मुताबिकत इख्तियार नहीं कर पाता, तब भी हम इसको अदम मुताबिकत कहेंगे। ज़ाती ज़रूरियात और समाजी तवक्कुआत में तवाज़ुन का फ़ुक़दान, यानी कि इंसान की जो नीड्स हैं वो और जो सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं, सोसाइटी की हमसे जो तवक्कुआत हैं, इनके दरमियान अगर बैलेंस नहीं है, तवाज़ुन का फ़ुक़दान है, तब भी हम इसको माल एडजस्टमेंट कहेंगे। अब आइए इन सब को एक एक करके तफसील से समझते हैं। अभी तक जो मानी हमने आपके सामने पेश किए हैं, हमने जिनको समझा है उसको तफसील से समझते हैं। सबसे पहला है मुताबिकत की ज़िद, मुताबिकत का न होना। मुताबिकत का न होना दरअसल वो कैफियत है जब इंसान किसी भी नए या बदलते हुए माहौल के साथ खुद को हम आहंग नहीं कर पाता। जब कोई फ़र्द अपने ख़यालात, आदात या तर्ज़ ज़िंदगी में लचक नहीं रखता तो वह मुश्किलात का शिकार हो जाता है और दूसरों से पीछे रह जाता है। इसी तरह हालात से निमटने में नाकामी, जो इसका दूसरा माना दिया गया था, उसमें यह है कि ज़िंदगी में हमेशा एक जैसे इंसान के हालात नहीं रहते। हमें मालूम है ऐसा कि कभी आसानियाँ होती हैं, कभी मुश्किलात होते हैं, कभी परेशानियाँ होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। तो अगर कोई शख्स मुश्किलात का सामना करने की सलाहियत नहीं रखता और हर नए चैलेंज से वो घबरा जाता है तो वो कामयाब नहीं हो सकता। मुश्किल हालात में हौसला, समझदारी और सही फ़ैसले ही कामयाबी की कुंजी हैं। इसी तरह फ़र्द और इसके अतराफ़ में हम आहंगी की कमी, एक फ़र्द का अपने इर्द गिर्द के माहौल और लोगों के साथ ताल्लुक़ बहुत ही अहम होता है। अगर वो दूसरों के ख़यालात, जज्बात और ज़रूरियात को नज़रअंदाज करता है या ख़ुद को दूसरों के मुताबिक नहीं ढालता तो उसमें हम आहंगी की कमी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो ताल्लुकात में तनाव आ सकता है, परेशानी हो सकती है, ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। इसी तरह ज़ाती ज़रूरियात और समाजी तवक्कुआत में तवाज़ुन का फ़ुक़दान, इसी तरह ज़ाती ज़रूरियात और समाजी तवक्कुआत में तवाज़ुन का फ़ुक़दान। हर इंसान की अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन साथ ही समाज की कुछ तवक्कुआत भी होती हैं। जब कोई फ़र्द अपनी ख्वाहिशात और समाज के उसूलों में तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाता तो वो ज़हनी दबाव, उलझन और मुश्किलात का शिकार हो जाता है। इन सब में सबसे बेहतर तरीका ये है कि एक एतदाल बनाए रखना चाहिए, एक तवाज़ुन बनाए रखना चाहिए, और एतदाल का रास्ता ही सबसे बेहतर माना जाता है। अब हम लोग माल एडजस्टमेंट के तसव्वुर को समझने की कोशिश करते हैं। अदम मुताबिकत दरअसल मुताबिकत या हम आहंगी का न होना है, यानी कि मुताबिकत की गैर मौजूदगी ही दरअसल अदम मुताबिकत है। ये एक नफ्सियाती हालत है जिसमें फ़र्द अपने माहौल के तकाज़ों और चैलेंजों के मुताबिक खुद को ढाल नहीं पाता या उनसे मौसर तरीक़े से निमटने में नाकाम होता है। फ़र्द की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू इससे मुतासिर होते हैं, जैसे समाजी, जज्बाती, तालीमी और पेशा वाराना वगैरह। बाद में ये अहम मनफी नताइज का बाइस बनता है। अदम मुताबिकत का तसव्वुर नफ्सियात, तालीम और समाजी उलूम में काफ़ी अरसे से ज़ेर बहस रहा है।
मुख्तलिफ माहिरीन नफ्सियात ने इस पर तहकीक की और इसके असबाब और असरात को जानने की कोशिश की। 19वीं सदी में जब नफ्सियात एक अलहदा इल्मी शोबे के तौर पर उभर रही थी, तभी माहिरीन ने इंसानी रवैये को समझने की कोशिश की थी। उस दौर में माहिरीन नफ्सियात जो थे, उन्होंने ज़हनी अमराज और गैर मामूली रवैयों पर तवज्जो दी और ये समझने की कोशिश उन्होंने की कि क्यों कुछ लोग दूसरों के मुकाबले ज़्यादा ज़हनी दबाव या समाजी मुश्किलात का सामना करते हैं। 20वीं सदी के अवाइल में सिगमंड फ्राइड और दीगर माहिरीन नफ्सियाती मसाइल और शख्सियत की नशो व नुमा पर तहकीक की। फ्राइड ये मानते थे कि दबे हुए जज्बात और अंदरूनी तनाज़ात यानी कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो अदम मुताबिकत पैदा करते हैं। इसके बाद B.F. स्किनर और दीगर माहिरीन ने यह बताया कि नामुवाफिक रवैये दरअसल माहौल और तरबियत का नतीजा भी हो सकते हैं। जदीद तहकीक में अदम मुताबिकत को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जाता है, जैसे तालीमी अदम मुताबिकत, समाजी अदम मुताबिकत और जज्बाती अदम मुताबिकत। आज के दौर में देखा जाए तो माहिरीन नफ्सियात और तालीमी माहिरीन इस पर काम कर रहे हैं ताकि अफराद को बेहतर तौर पर अपने मसाइल हल करने में मदद दी जा सके। अदम मुताबिकत का मसला बहुत ही पेचीदा है, जिसके कई पहलू हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि अदम मुताबिकत की वजह फ़र्द के ज़ाती तजुर्बात और समाजी माहौल दोनों हो सकते हैं। अगर कोई फ़र्द बचपन में जज्बाती मुश्किलात का सामना करता है या उसे मुनासिब तरबियत नहीं मिल पाती, तो इसके रवैये में अदम मुताबिकत पैदा हो सकती है। बचपन में अगर सही तरीके से उसको तरबियत न दी जाए, उसको सही परवरिश न मिले, तो इससे बाद के दौर में क्या होता है कि बच्चे के कि उसको अदम मुताबिकत का सामना करना पड़ता है या माल एडजस्टमेंट का वो शिकार हो जाता है। इसी तरह अगर समाजी माहौल सख्त, गैर मुनसिफाना या दबाव वाला हो तो फ़र्द उससे मुताबिकत नहीं कर पाता। तालीमी इदारों में तलबा अगर अदम मुताबिकत का शिकार हों तो वो तालीमी कारकर्दगी में पीछे रह जाते हैं। उन्हें उस्तादों और हम जमातों के साथ ताल्लुकात बनाने में मुश्किल पेश आती है, जिसकी वजह से उनकी जो सीखने की सलाहियत है, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं, वो मुतासिर होती हैं। इसी तरह पेशावराना ज़िंदगी में देखें तो अगर कोई शख्स नामुवाफिक हो तो वह अपने साथियों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं कर पाता और जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे बहुत सारे मसाइल की वजह बनता है, खुद भी मसले का शिकार होता है और उसकी वजह से भी दूसरे मसले का शिकार होते हैं। अब आइए देखते हैं कि ये जो अदम मुताबिकत है यानी कि माल एडजस्टमेंट है, इसकी क्या अलामात हो सकती हैं और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं। सबसे पहले हम जिस्मानी अलामात की बात करेंगे यानी कि फ़िज़िकल सिम्टम्स, जिसमें शामिल है हकलाना, सर खुजाना, लड़खड़ाना, मुंह बनाना, नाखून चबाना, पैर हिलाना वगैरह। अब इन सब को हम एक एक करके तफसील से समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारी जो हरकतें हैं इंसान की, ये किस तरह से हमें बताती हैं कि वो शख्स माल एडजस्टमेंट का शिकार है यानी कि अदम मुताबिकत का शिकार है। अदम मुताबिकत की जिस्मानी अलामात लंबी मुद्दत तक तनाव और इज़्तिराब में मुब्तला रहने की वजह से ज़ाहिर होती हैं और ये जो अलामात हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं, जिसको हम यहाँ पे तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला इसमें है कि हकलाना या लड़खड़ाना। जब किसी शख्स में बहुत ज़्यादा बेचैनी और घबराहट की कैफियत तारी होती है तो उसमें हकलाने और लड़खड़ाने की अलामात ज़ाहिर होती हैं। उससे फ़र्द के बोलने में खलल पैदा होता है और ये शर्मिंदगी की वजह भी बनता है, जो आगे चलकर उसकी समाजी और नफ्सियाती महारत पर भी असरअंदाज होता है। इसी तरह से दूसरी किस्म है इसमें सर खुजाना। ये हरकत जो होती है वो गैर शऊरी तौर पर ज़ाहिर होती है। आदमी इरादतन नहीं करता, बातचीत में कभी ऐसा होता है कि आदमी का हाथ सर की तरफ चला जाता है और सर खुजाने लगता है। इस हरकत से फ़र्द के अंदर की बेचैनी और घबराहट मालूम होती है। लोगों के बीच ऐसी हरकतें नामुनासिब और बेजा ख्याल की जाती हैं। लोग इसको ज़्यादा बेहतर और अच्छा नहीं समझते। इसी तरह दूसरी जो चीज़ है वो है मुंह बनाना। दूसरी अलामत जिसको हम कहेंगे वो है कभी कभी थकावट और तनाव की वजह से चेहरे में पट्ठों की गैर इरादी हरकत रूनुमा होती है, जो अदम मुताबिकत की अलामत मानी जाती है। अक्सर फ़र्द क्या होता है ऐसे में जो अदम मुताबिकत का शिकार होता है, वो मुंह बनाता है, कभी मुंह टेढ़े करता है, जिससे उसकी माल एडजस्टमेंट की जो प्रॉब्लम है वो ज़ाहिर होती है। और चूँकि हम लोग सारी अलामत की ही बात कर रहे हैं, इसीलिए इसमें एक और अलामत है, वो है नाखून काटना। ये एक ऐसी हरकत है जो आम तौर पर लोगों में देखी जाती है, जिसमें फ़र्द अपनी उंगलियों के नाखून को दांत से काटता है। ये एक आम आसाबी आदत है जो तनाव या इज़्तिराब की निशानदेही करती है। जब आदमी बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, तनाव में होता है या किसी तरह के एंग्जाइटी फील करता है, तो वो अपने उंगलियों को मुंह में ले जाता है और दांतों से काटता है, जिसको हम नाखून काटना कहते हैं। इसी तरह एक और अलामत है, वो है पाँव हिलाना।
ये एक ऐसी हरकत है जो हम बहुत देखते हैं, लोग अपने आसपास के लोगों को भी हम अक्सर देखते हैं, जिसमें फ़र्द अपने पैर को बार बार एक ख़ास लय में हिलाता है। ये हरकत अक्सर तनाव के दौरान खुद को सुकून बख्शने वाले तरीक़ेकार के तौर पर इस्तेमाल होती है। अभी हम फिज़िकल सिम्पटम्स की बात कर रहे थे, यानी कि जिस्मानी अलामात की। आइए अब बर्ताव से मुतल्लिक़ अलामात को देखते हैं, यानी कि बिहेवियरल सिम्पटम्स। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहला है धौंस जमाना, स्कूल में ख़राब कारकर्दगी, गुस्सा, मनफियत, हद से ज़्यादा सरगर्म यानी कि हाइपर एक्टिव होना। इसके अलावा झूठ बोलना। इन सब को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम हर एक को बारी बारी से तफसील से समझें। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है जारहियत या गुस्सा। गैर हम आहंग अफराद यानी कि माल एडजस्टेड पीपल जो होते हैं वो अक्सर गुस्से या दुश्मनी का इजहार करते हैं। मामूली बातों पर या मामूली इश्तियाल अंगेज़ी पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं। यह जारहियत जो उनकी होती है वो जिस्मानी भी हो सकती है, ज़बानी भी हो सकती है या फिर दोनों हो सकती है, जिसकी वजह से वो अपने साथियों, अपने घर के अफराद, इन सब से उनके ताल्लुकात बहुत ख़राब हो जाते हैं। बर्ताव से मुतल्लिक़ अलामात में दूसरी जो चीज़ है वो है झूठ बोलना। झूठ और फ़रेब उन अफराद के लिए एक किस्म का सहारा बन सकते हैं जो अदम मुताबिकत के शिकार हैं। वो ज़िम्मेदारी से बचने, तवज्जो हासिल करने या फिर गैर मुनासिब हालात से बचने के लिए कहानियाँ भी गढ़ते हैं, जिसकी वजह से ज़ाती और पेशेवराना ताल्लुकात में भरोसे की कमी वाक़ई होती है। अगली किस्म है इसमें गुंडागर्दी। कुछ गैर आहंग अफराद में गुंडागर्दी के रवैये भी देखे जाते हैं। ऐसा तब होता है जब फ़र्द को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो या कंट्रोल हासिल करने के मकसद से भी ऐसे बर्ताव देखने को मिलते हैं। अब ये जो रवैया है वो जिस्मानी धमकी या ज़बानी बदसलूकी दोनों सूरतों में ज़ाहिर हो सकता है। बर्ताव से मुतल्लिक़ अलामत में स्कूल में ख़राब कारकर्दगी भी शामिल है, यानी कि स्टूडेंट जो है, तलबा जो हैं, उनका स्कूल में परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो जाता है। अदम मुताबिकत की वजह से अक्सर तालीमी कारकर्दगी मुतासिर होती है। तलबा के साथ इर्तिकाज़ का मसला पेश आ सकता है। इर्तिकाज़ मतलब कॉन्सन्ट्रेशन। मुकर्ररा वक्त पर काम मुकम्मल करना उनके लिए मुश्किल होता है, जिसकी वजह से पढ़ाई में दिलचस्पी की कमी वाक़ई होती है। जब स्टूडेंट का काम कंप्लीट नहीं होता, होमवर्क कंप्लीट नहीं होता, तो वो स्कूल जाना भी नहीं चाहता, जिसकी वजह से उसका पढ़ाई से जो दिलचस्पी है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। इसी तरह से उसके रिज़ल्ट के तौर पे क्या होता है कि उसके नंबरात में भी कमी आती है, और जब नंबरात में कमी होती है वो पढ़ाई नहीं कर पाता, अपने काम कंप्लीट नहीं कर पाता, स्कूल भी नहीं जाता ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है कि वो इम्तिहान में नाकाम हो जाता है और इस तरह के फेलियर जैसे मसाइल का सामना करता है। अगली अलामत इसमें जो है वो है हद से ज़्यादा सरगर्म, हाइपर एक्टिव। आमतौर पर गैर हम आहंग अफराद जो होते हैं उनमें बेचैनी और बेसकूनी की कैफियत देखी जाती है। ऐसे अफराद खामोश बैठने में दुश्वारी महसूस करते हैं, गुफ्तगू में खलल डालते हैं और नताइज पर गौर किए बगैर ख़तरनाक सरगर्मियों में भी मशगूल हो जाते हैं। इसी तरह बर्ताव से मुतल्लिक़ अलामत में मनफियत भी शामिल है। किसी इदारे में आला हुक्काम या ख़ानदान में काबिल एहतराम अफराद की लगातार मुखालिफत फ़र्द की मनफियत को ज़ाहिर करती है। किसी इदारे में आला हुक्काम या ख़ानदान में काबिल एहतराम अफराद की लगातार मुखालिफत फ़र्द की मनफियत को ज़ाहिर करती है, जिसकी असल वजह फ़र्द में मुताबिकत की कमी है। ऐसे अफराद जो होते हैं वो अक्सर हिदायत पर अमल करने से इनकार कर देते हैं, उसूल व क़वानीन को चैलेंज भी करते हैं और मशवरे जो होते हैं उनको कबूल करने के बजाय अक्सर मायूसी या इन्हराफ का इजहार करते हैं। अभी तक हमने देखा कि अदम मुताबिकत की अलामात वो जिस्मानी भी होती हैं और बर्ताव से मुतल्लिक़ भी होती हैं। इन दोनों को हमने तफसील से समझा। अब आइए देखते हैं कि अदम मुताबिकत की जज्बाती अलामात कौन सी होती हैं। बहुत सी ऐसी जज्बाती अलामात भी होती हैं जिससे किसी फ़र्द की अदम मुताबिकत की कैफियत को समझा जा सकता है। सबसे पहला इसमें बहुत ज़्यादा फ़िक्र करना, एहसास कमतरी, नफ़रत। इसी तरह दूसरी चीज़ें हैं जैसे दायमी बेचैनी, तनाव, खौफ और ज़हनी तसादुम वगैरह। इसको भी आइए तफसील से एक एक करके समझते हैं ताकि हम अदम मुताबिकत की जो अलामात हैं उसको बखूबी समझ सकें। जज्बाती अलामात जो होती हैं वो दीगर अलामात की बनिस्बत ज़्यादा वाज़ेह होती हैं, साफ़ तौर पर पता चलती हैं, जिनसे फ़र्द की अदम मुताबिकत का साफ़ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये अलामात मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं जिनको हम तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। पहला इसमें है वो है बहुत ज़्यादा फ़िक्र और खौफ। गैर हम आहंग अफराद जो होते हैं वो हर तरह के मामलात, हालात और मुस्तक़बिल के बारे में मुस्तकिल फ़िक्र और गैर ज़रूरी खौफ का मुज़ाहरा करते हैं। इससे उनकी अदम मुताबिकत का पता चलता है। अगली अलामत जो है वो है एहसास कमतरी।
ऐसे अफराद अमूमन एक मजबूत यकीन रखते हैं कि वो दूसरे लोगों के मुकाबले में कम काबिल है, जिसकी वजह से खुद एतमादी कम होती है और मुसाबकती दौड़ यानी कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड जो है इसमें वो लोगों से पीछे रह जाते हैं। एक और अहम जज्बाती अलामत नफ़रत है। गैर हम आहंग अफराद अपने आप या दूसरों के ख़िलाफ़ शदीद नाराज़गी या गुस्से का इजहार करते हैं। ये ख़तरात और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ उनका अपना एक दिफाई तरीक़ेकार भी हो सकता है। दायमी बेचैनी। गैर हम आहंग अफराद जो होते हैं वो बग़ैर किसी ख़ास वजह के मुसलसल घबराहट, बेचैनी या बेसकूनी की कैफियत उनमें तारी होती है। इससे अक्सर रोज़मर्रा की जो सरगर्मियाँ होती हैं वो और लोगों से जो ताल्लुकात होते हैं इन सब में उसको मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा तसादुम और तनाव। गैर हम आहंग अफराद माल एडजस्टेड पीपल जो हैं उनके बाहमी ताल्लुकात को बरकरार रखने में मुश्किलात का सामना करते हैं। उनकी इस जज्बाती हालत की वजह से अक्सर इख्तिलाफ़ात या गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं, जिससे फ़र्द तनाव का शिकार होता है और ज़हनी तसादुम के साथ साथ दीगर अफराद के साथ तसादुम में भी मुब्तला होता है। आइए अब देखते हैं कि अदम मुताबिकत की वजूहात क्या हैं। कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिससे लोगों में अदम मुताबिकत का मसला पेश आता है, और ये बहुत सारी हो सकती हैं, जिनमें से सबसे अहम तकलीफ़देह तजुर्बात, दिमागी सेहत की ख़राबी, माहौलियाती दबाव, जीनियाती और हयातियाती अवामिल। आइए अब एक एक को हम लोग तफसील से इसमें समझते हैं। अदम मुताबिकत की जो वजह है उनमें सबसे पहले तकलीफ़देह तजुर्बात को दिया गया है, यानी कि अगर किसी शख्स को ज़िंदगी में शदीद तकलीफ़ और हालात का सामना करना पड़े, जैसे जिस्मानी या जज्बाती ज़्यादती, किसी बड़े हादसे से गुज़रना या फिर कुदरती आफ़ात का सामना या फिर तशद्दुद का शिकार होना, इन सब जो वाक़यात सारे हैं, अगर इनसे कोई फ़र्द गुज़रता है तो ये बाद की ज़िंदगी में उसमें अदम मुताबिकत की वजह बनते हैं। ऐसे तजुर्बात फ़र्द में मुस्तकिल खौफ, बेचैनी, ज़हनी दबाव और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पैदा कर सकते हैं, जो उसकी मुताबिकत पजीर होने की सलाहियत को मुतासिर करते हैं। यानी कि जो उसके अंदर सलाहियत है हालात से मुताबिकत अख्तियार करने की, उसको वो मुतासिर करते हैं। अदम मुताबिकत की एक और वजह है, वो है दिमागी सेहत के मसाइल। दिमागी सेहत की ख़राबी भी अदम मुताबिकत की एक बड़ी वजह है। ज़हनी अमराज जैसे डिप्रेशन, बेचैनी, बाईपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया इंसान की सोचने और समझने की सलाहियत पर असर डालते हैं। इन अमराज के नतीजे में क्या होता है कि फ़र्द जो है वो हकीकत को सही तरीके से परखने से कासिर रहता है। उसके फ़ैसले मुतासिर हो सकते हैं और वह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दूसरों के साथ मौसर तरीके से घुल मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से लोगों में, अफराद में अदम मुताबिकत की कैफियत पैदा होती है। अदम मुताबिकत की एक और अहम वजह है, वो है माहौलियाती दबाव। फ़र्द के इर्द गिर्द का माहौल भी उसकी मुताबिकत पर गहरा असर डालता है। अगर किसी को ख़ानदान, स्कूल या समाज में मोहब्बत, ताउन और हमदर्दी के बजाय मुस्तकिल दबाव, गुर्बत, इम्तियाजी सलूक या मनफी हालात का सामना करना पड़े तो वह जज्बाती तौर पर कमज़ोर हो सकता है। मुसलसल दबाव और मनफी तजुर्बात जो होते हैं ये इंसान के मिजाज और रवैये पर असर डालते हैं। तो ज़िंदगी में जो इतनी ज़्यादा परेशानियों से गुज़रा हो, इस तरह के मुख्तलिफ़ हालात, परेशान कुन हालात, इन सब से अगर फ़र्द गुज़रा हो तो बाद की ज़िंदगी में उसका असर तो पड़ना ही है। अब इन सब के नतीजे में क्या होता है कि वो समाज से कटने लगता है और इस तरह धीरे धीरे वो अदम मुताबिकत का शिकार हो जाता है। अदम मुताबिकत की एक और वजह है, वो है जीनियाती और हयातियाती अवामिल। कुछ अफराद जो होते हैं वो कुदरती तौर पर ज़हनी दबाव और जज्बाती अदम इस्तेहकाम के ज़्यादा शिकार होते हैं, जिसकी वजह से उनके जीनियाती और हयातियाती अवामिल हो सकते हैं। जीनियात दिमाग की कीमियाई साख्त और काम करने के तरीके पर असरअंदाज हो सकती है, जो जज्बाती बेज़ाब्तगी, बेचैनी और गैर मुतवाज़िन रवैये का बाइस बनती है। इसके नतीजे में ऐसे अफराद को अपनी ज़िंदगी और नफ्सियाती मुताबिकत इख्तियार करने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। अदम मुताबिकत के कुछ और नताइज हैं, जैसे ख़राब दिमागी सेहत, कशीदा ताल्लुकात, कमतर मेयार ज़िंदगी। इनको भी हम लोग आइए एक एक करके समझते हैं। अभी हमने देखा कि अदम मुताबिकत की क्या वजूहात हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि अदम मुताबिकत के नताइज क्या होते हैं, यानी कि जब माल एडजस्टमेंट आता है तो उसके नतीजे क्या होते हैं। सबसे पहला जो नतीजा है वो है ख़राब दिमागी सेहत। इसी के साथ कशीदा ताल्लुकात, कमतर मेयारी ज़िंदगी, तालीमी और पेशेवराना नाकामी, जिस्मानी सेहत पर असरात, कानूनी और माली मसाइल। अदम मुताबिकत किसी फ़र्द की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बुरी तरह असरअंदाज होती है
और तशवीश कुन नताइज का बाइस बन सकती है। झैल में उसके चंद मुमकिन नताइज व नुकसानात को बताया गया है। सबसे पहला इसमें है ख़राब दिमागी सेहत। अदम मुताबिकत के नतीजे में फ़र्द को अक्सर ज़हनी सेहत से मुताल्लिक़ परेशानियों जैसे डिप्रेशन और इज़्तिराब इन सब का सामना करना पड़ता है, जिनके सबब फ़र्द आगे ज़िंदगी के चैलेंजों से निपटने में दुश्वारी महसूस करता है। दूसरा इसका नतीजा ये है कि वो कशीदा ताल्लुकात का शिकार होता है। अदम मुताबिकत के शिकार अफराद जो होते हैं उनको सेहतमंद बाहमी ताल्लुकात बनाने और उनको बरकरार रखने में अक्सर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनकी जज्बाती तौर पर जद्दोजहद, गलत रवैये और नाक़िस मवासिलात की महारतें तनाज़ात और अपनों से अलग थलग होने का बाइस बनती हैं। इसी अदम मुताबिकत के नतीजे में कमतर मेयारी ज़िंदगी भी सामने आती है, यानी कि अदम मुताबिकत किसी फ़र्द के मजमूई मेयारी ज़िंदगी को नुमायाँ तौर पर कम कर सकती है, जिससे रोज़मर्रा के काम काज में ख़राबी या बेएतदाली, ज़िंदगी की लज्जतों से लुत्फ़अंदोज़ होने में कमी और बेचैनी या अदम इत्मीनान का एहसास, इस तरह की दुश्वारियों का सामना वो करता है। अदम मुताबिकत के नतीजे में फ़र्द को तालीमी और पेशेवराना नाकामी का भी सामना करना पड़ता है। किसी भी मैदान में कामयाबी के लिए चंद बुनियादी नफ्सियाती खुसूसियात का होना लाजमी है। मसलन तवज्जो मरकूज़ करना, काम यानी कि जज्बाती तौर पर मजबूत होना, साथियों से मुस्बत रिश्ता यानी कि जो साथ काम कर रहे हैं उनके साथ पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए, और इन सब की बिना पर फ़र्द अपने पेशे या तालीम में कामयाबी से हमकिनार होता है। इसके बरक्स हम देखें तो अदम मुताबिकत की सूरत में फ़र्द नाकामी का शिकार होता है। अदम मुताबिकत के नतीजे में जिस्मानी सेहत पर भी असर होते हैं। दायमी तनाव ज़हनी सेहत के साथ साथ जिस्मानी सेहत को भी बुरी तरह मुतासिर कर सकता है। ये हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और कमज़ोर मुदाफ़ियाती निज़ाम जैसे हालात का बाइस बन सकता है। यानी कि मुख्तलिफ़ बीमारियां जो आती हैं इसकी वजह से वो तो अपनी जगह हैं, साथ ही ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और जो इंसान का जो इम्यून सिस्टम है उसको भी ये बुरी तरह से मुतासिर करता है। कानूनी और माली मसाइल। बाज़ हालात में अदम मुताबिकत के शिकार अफराद में क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी देखने को मिलती है, यानी कि उनके अंदर सब्र की सलाहियत धीरे धीरे कम हो जाती है। छोटी छोटी बातों पे जल्दी रिएक्शन करना या कुछ भी ऐसे हालात आए तो फ़ौरन उसका जवाब देना, इसकी वजह से वो क्या होता है कि मामूली बातों पर भी गुस्से का इजहार करते हैं या जारहाना रवैया अख्तियार कर लेते हैं, जिनके सबब फ़र्द को कानूनी मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। मुताबिकत की कमी की वजह से रोज़गार के मौक़े भी हाथ से निकल जाते हैं या कभी कभी रोज़गार से हाथ धोना भी पड़ता है, जो माली दुश्वारियों का भी सबब बनते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि अदम मुताबिकत एक पेचीदा और कसीर जहती हालत है जिसके मुख्तलिफ़ असबाब और संगीन नताइज होते हैं। अदम मुताबिकत की अलामात को जल्द पहचानना, मुनासिब मदद और इलाज फ़राहम करना बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में बहुत से लोगों की मदद ली जा सकती है, जैसे अपने से जो सीनियर लोग हैं या ख़ानदान में जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनसे। इसके अलावा काउंसलर और दीगर दिमागी सेहत के पेशे से मुंसलिक अफराद जो हैं उनकी भी खिदमत हासिल की जा सकती हैं, ताकि अफराद को उनकी सलाहियतों को फ़रोग़ देने और उनकी मजमूई सेहत को बेहतर बनाने में मदद मिल सके। अदम मुताबिकत को दूर करना न सिर्फ फ़र्द की खातिर बल्कि उनके ताल्लुकात और वसी तनाजुर में देखा जाए तो कम्युनिटी की भलाई के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि अदम मुताबिकत की पहचान कैसे करते हैं। अदम मुताबिकत की पहचान करने के लिए स्कूली सतह पर अदम मुताबिकत की पहचान के लिए एक मौल्लिम मुख्तलिफ़ तरीके अपना सकता है, जैसे मुशाहिदा, इंटरव्यू। अदम मुताबिकत की पहचान करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट भी हैं, जैसे बिल का हम आहंगी आला, मुनी चेकलिस्ट, रॉजर का शख्सियती हम आहंगी आला और टेलर का इज़्तिराबी आला। सबसे पहले हम देखेंगे कि मुशाहिदा और इंटरव्यू की मदद से कैसे अदम मुताबिकत की पहचान की जाती है। मुशाहिदा गैर हम आहंग अफराद की पहचान के लिए एक मुनासिब तरीका साबित हो सकता है। तलबा को ध्यान में रखते हुए देखें तो उसके लिए उस्ताद क्लासरूम में, क्लासरूम से बाहर, खेल के मैदान में, लाइब्रेरी में और ड्रामा के इनेकाद वगैरह के ज़रिए बच्चों के रवैये का मुशाहिदा कर सकता है। दूसरी तरफ इंटरव्यू को देखें तो इसके ज़रिए भी गैर हम आहंग अफराद की पहचान की जा सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत बेहतर तरीके की तरसीली सलाहियत दरकार होती है। इसके लिए उस्ताद को ऐसे लोगों से इंटरव्यू लेना पड़ता है जो उसे गैर हम आहंग नज़र आते हों, और ये तरीके इख्तियार करके असातिज़ा इस किस्म के इनफरादी मामलात के बारे में हतमी नतीजे पर पहुँच सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने कहा कि टेस्टों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बहुत से ऐसे नफ्सियाती टेस्ट हैं, इन्वेंटरीज़ हैं
और दर्जाबंदी के पैमाने भी हैं जो नफ्सियाती माहिरीन ने ख़राब बच्चों की स्क्रीनिंग के लिए तैयार किए हैं। उस्ताद ख़राबी का पता लगाने के लिए दर्ज झैल में से किसी भी टेस्ट का इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहला इसमें है बेल का हम आहंगी आला। हिंदुस्तानी हालात के मुआफिक तरमीम किया हुआ बेल्स का हम आहंगी आला इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें हाँ और नहीं पर मबनी सवालात की एक फहरिस्त होती है और ये आला जो है वो फ़र्द की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं जैसे घर, जिस्मानी, जज्बाती, स्कूली और समाजी हालात के तनाजुर में मुताबिकत की पैमाइश करता है। टेस्ट में मूनी चेकलिस्ट भी शामिल है। रॉस मूनी और लियोनार्ड गॉर्डन के ज़रिए इस आले को 1950 में तैयार किया गया था। इस आले की मदद से उस्ताद अपने क्लास में गैर हम आहंग बच्चों का पता लगा सकता है। इसके लिए चेकलिस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। 300 आइटम्स पर मुश्तमिल इस आले की 11 पहलुओं में दर्जाबंदी की गई है। इसके अलावा उम्र के लिहाज से भी इसको बांटा गया है। मुख्तलिफ टेस्ट में रॉजर्स का शख्सियत की मुताबिकत का टेस्ट भी शामिल है। कार्ल रॉजर का शुमार इंसानी नफ्सियात के माहिरीन में होता है। उनके ज़रिए तैयार किए गए टेस्ट को टीचर हम आहंग और गैर हम आहंग बच्चों की तफरीक के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यह टेस्ट फ़र्द की खुदी और उसके मिसाली नफ्स के दरमियान हम आहंगी की सतह का जायज़ा लेता है। जैसे कि खुद का तसव्वुर का मतलब हुआ कि फ़र्द अपने आप को कैसे समझता है। मिसाली खुद का तसव्वुर, फ़र्द कैसा बनना चाहता है। नफ्स और मिसाली नफ्स के दरमियान जितना ज़्यादा फ़र्क होगा, शख्सियत की मुताबिकत की सतह उतनी ही कम होगी। इसी तरह टेलर का इज़तराबी पैमाना भी है। 1953 में जैनेट टेलर के ज़रिए तैयार किया गया। यह टेस्ट दायमी इज़तराब की सतह की पैमाइश करता है। इब्तदाई व असल आलम में 50 आइटम्स शामिल थे। ये सवालात इज़तराब की जिस्मानी, जज्बाती और नफ्सियाती अलामात पर मुश्तमिल है। इसका इस्तेमाल आम तौर पर तिब्बी, तालीमी और तहकीकी मैदान में इज़तराब की सतह का अंदाज़ा लगाने के लिए होता है। स्कूलों में इस स्केल का इस्तेमाल उन बच्चों की शनाख्त के लिए किया जा सकता है जिनको इज़तराब से मुताल्लिक बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। इन सारे टेस्ट, सवालनामे या इन्वेंट्रीज़ जिस पर अभी हमने बात की, अगर इस पर हम लोग नज़र डालें तो अंदाज़ा होता है कि ऐसे आलात तैयार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो हिंदुस्तानी हालात में हम आहंग और गैर हम आहंग बच्चों और बड़ों की जांच कर सकें। इस वक्त इस्तेमाल होने वाले टेस्ट ज़्यादातर बैरूनी ममालिक में तैयार किए गए हैं जहाँ के समाजी और इक़्तिसादी हालात हमारे मुल्क के मुकाबले में काफ़ी मुख्तलिफ हैं। अब आइए एक नज़र डालते हैं कि जो अदम मुताबिकत है, यानी कि स्ट्रेटजीज़ टू कोप विथ माल एडजस्टमेंट से निमटने की, इनका सामना करने की, इनसे पेश आने की कौन सी हिकमत अमलियाँ हैं। सबसे पहले साजगार स्कूली माहौल है। जब स्कूली माहौल साजगार होगा, बच्चे को सीखने के ज़्यादा मौके मिलेंगे, सीखने के लिए ज़्यादा बच्चा तैयार होगा और उसकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी सीखने के लिए। इसमें सबसे पहला है उस्ताद और तलबा के दरमियान मुस्तहकम रिश्ता। उस्ताद और तलबा जो हैं, इनके दरमियान अगर एक बेहतर रिश्ता होगा तो बच्चा इक्तसाबी माहौल में ढलेगा, स्कूल के माहौल में ढलेगा और उसके जो लर्निंग आउटकम होंगे वो ज़्यादा बेहतर होंगे। इसी तरह हम उम्र तलबा ग्रुप की तश्कील और शमूलियत। अगला है इसमें कमर जमात की मुआविन सरगर्मियाँ, तनाव से आरी माहौल। आइए हम हर एक को एक एक बारी बारी करके समझते हैं। अदम मुताबिकत से निमटने की बहुत सारी हिकमत अमलियाँ हैं, जैसा कि अभी हमने देखा, जिनको इख्तियार करके एक मुअल्लिम तलबा में अदम मुताबिकत की दुश्वारियों में कमी ला सकता है। स्कूलों में अदम मुताबिकत की दुश्वारी उस वक्त पैदा होती है जब तलबा के लिए साजगार माहौल दस्तयाब नहीं होता और तलबा तालीमी, समाजी या जज्बाती तकाज़ों के मुताबिक ख़ुद को ढाल नहीं पाते। इसके नतीजे में क्या होता है कि रवैये के मसाइल या ख़राब तालीमी कारकर्दगी, इन सब से तलबा दो चार होते हैं। जो तलबा हैं उनको ऐसी परेशानियों से निजात दिलाने के लिए स्कूलों को एक साजगार माहौल फराहम करना चाहिए जो उनकी मजमूई तरक्की को फ़रोग़ दे। इनमें से चंद को हम यहाँ मिसालों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है स्कूल का साजगार माहौल। एक मुस्बत और साजगार स्कूली माहौल तलबा की नफ्सियाती और समाजी तरक्की के लिए मददगार होता है। यह तलबा को एक सिमत अता करता है जिसको इख्तियार करके तलबा एक मुतवाज़िन शख्सियत की तामीर करते हैं। ऐसे मिसाली माहौल के लिए चंद हिकमत अमलियों को अपनाया जा सकता है जिसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि कौन से साजगार माहौल हैं, किस तरह के साजगार माहौल हैं, हम मिसालों के ज़रिए उनको समझेंगे। सबसे पहला है उस्ताद और तालिब इल्म के दरमियान मुस्तहकम रिश्ता। उस्ताद और शागिर्द के दरमियान अगर रिश्ता मुस्बत हो तो तलबा को अपने ज़हनी
या तालीमी मसाइल को शेयर करने में दुश्वारी महसूस नहीं होती, जिससे उस्ताद तलबा की ज़हनी और तालीमी हालत से बाखबर होते हैं और दोनों के दरमियान एक एतमाद का रिश्ता कायम होता है, यानी कि एक भरोसेमंद रिश्ता डेवलप होता है इनके दरमियान। और नतीजे में क्या होता है कि ये मुस्बत और मुआविन रिश्ता तलबा को समझने और उनकी हौसला अफजाई करने में मदद करता है। उस्ताद अगर तालिब इल्म के तालीमी कामों के बारे में ज़ाती राय और हौसला अफजाई पर अमल करे तो इससे हम आहंगी पैदा करने में मदद मिल सकती है। आइए मिसाल देखते हैं कि एक उस्ताद बाकायदगी से एक ऐसे तालिब इल्म के बारे में ख़बर रखता है जो अक्सर गैर हाजिर रहता है, जिससे तालिब इल्म के फलाह बहबूद की हकीकी फ़िक्र ज़ाहिर होती है। इससे तालिब इल्म ज़्यादा मुस्तकिल तौर पर स्कूल जाना शुरू करता है क्योंकि वो अपनी कद्र महसूस करता है। यानी कि क्लास में कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल आना धीरे धीरे कम कर देते हैं और बाद में स्कूल आना छोड़ देते हैं। या ऐसा भी होता है कि कोई एक अकेला बच्चा है जो स्कूल से गैर हाजिर रहता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे बच्चे के बारे में टीचर को चाहिए कि वो उसके बारे में मालूमात हासिल करे कि वो बच्चा क्यों गैर हाजिर रहता है, क्यों स्कूल से एब्सेंट रहता है, क्लास से एब्सेंट रहता है वो। तो अगर उसके बारे में टीचर मालूमात हासिल करता है और उसकी ख़बर रखता है और कोशिश करता है उसको मोटिवेट करके, उसकी हौसला अफजाई करके कि वो क्लासरूम में और स्कूल में आना जाना उसका जारी रहे, तो इससे क्या होगा कि बच्चे को एक साजगार माहौल मिलेगा। उसको ये एहसास होगा कि उसका जो उस्ताद है, उसका जो मुअल्लिम है, वो उसकी फ़िक्र कर रहा है कि वो स्कूल आए और तरक्की हासिल करे। ऐसे में वो जो स्कूल छोड़ने को सोच रहा था वो अपनी एजुकेशन को जारी रख सकता है। इसके अलावा हम उम्र तलबा ग्रुप की तश्कील और शमूलियत, तलबा के अपने हम उम्र साथियों के साथ ताल्लुकात समाजी और जज्बाती तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर गिरोही सरगर्मियों की हौसला अफजाई की जाए तो तलबा के अंदर ताल्लुक़ का एहसास पैदा होगा, जिससे क्या होगा कि उनकी तन्हाई के एहसासात को कम करने में मदद मिलेगी। जो मिसाल दी गई है इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे प्रोग्राम का एहतमाम किया जाए, ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए जाएँ जहाँ सीनियर स्टूडेंट्स जो हैं वो जूनियर की रहनुमाई करें, गाइड करें कि किस तरह से पढ़ाई करना है, किस तरह से एग्ज़ाम्स क्लियर करना है, किस तरह से पेपर्स सारे जो हैं उनकी प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा आगे करियर को लेकर के भी अगर वो रहनुमाई करते हैं तो इस तरह के प्रोग्राम से क्या होगा कि बच्चे को स्कूल के माहौल से ढलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और वो मुताबिकत इख्तियार कर जाएगा और जो माल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है वो पेश नहीं आएगी। कमरे जमात की मुआविन सरगर्मियाँ यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी बात की गई है कि क्लासरूम में ऐसी सरगर्मियों का इनेकाद करना जिसमें तमाम तलबा शामिल हों और सीखने का अमल दिलचस्प बने। इससे न सिर्फ तलबा को खुशी महसूस होती है बल्कि सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए उनकी हौसला अफजाई भी होती है। मिसाल के तौर पर देखा जाए तो एक उस्ताद है, वो पहेलियाँ हल करने या मिलकर पोस्टर बनाने के लिए तलबा को छोटे छोटे गिरोहों में तकसीम कर देता है। मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स में तकसीम करके बांट के एक ग्रुप एक्टिविटी के तौर पर वो पहेलियाँ हल करना या उन्हें साथ मिलकर काम करने की तरकीब देता है। उनको ये तरगीब देता है कि आप लोग ये एक्टिविटी है, इसको साथ मिल करके अलग अलग ग्रुप में आप लोग कर लें। तो इससे क्या होता है कि जब ग्रुप में साथ काम करने की हैबिट उनके अंदर डेवलप हो जाएगी तो स्कूल के साजगार माहौल में ढलने में भी उनको दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा तनाव से आरी माहौल, यानी कि स्कूल के साजगार माहौल में ये बात भी शामिल है कि सीखने का जो एक माहौल होता है जिसे हम लर्निंग इन्वायरमेंट कहते हैं, वो तनाव से आरी होना चाहिए। वहाँ पे टेंशन ना हो, किसी तरह का स्ट्रेस ना हो, बच्चे एक पुरसकून और आरामदेह माहौल में तालीम हासिल करें। और ऐसा माहौल जो होता है वो तलबा को कम फिक्रमंद महसूस करने और सीखने के अमल से लुत्फ़अंदोज़ होने में मददगार साबित होता है। मिसाल के तौर पर इम्तिहानात से पहले एक उस्ताद तालिब इल्मों को सांस लेने की मशकों के ज़रिए रहनुमाई कर सकता है, डीप ब्रीदिंग जिसको कहते हैं। डीप ब्रीदिंग की अगर वो मशक करा रहा है एग्ज़ाम से पहले तो इससे क्या होगा कि ये उन्हें पुरसुकून रखेगा और एग्ज़ाम का स्ट्रेस उनके ऊपर हावी नहीं होगा। इम्तिहानात का जो तनाव होता है, दबाव होता है, वो बच्चे के ऊपर हावी नहीं होगा। इसके अलावा अगर उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील कराना है तो हल्की सी म्यूज़िक भी चलाई जा सकती है, मौसीकी बजाई जा सकती है। उस्ताद और तालिब इल्म के दरमियान मुस्तहकम रिश्ते, हम उम्र ग्रुप की शमूलियत, मुआविन क्लासरूम की सरगर्मियाँ और तनाव से आरी माहौल के ज़रिए स्कूल का एक साजगार माहौल पैदा करने से तलबा में अदम मुताबिकत के मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। अभी अदम मुताबिकत से निमटने की हिकमत अमलियों में हमने देखा कि किस तरह से स्कूल का जो साजगार माहौल है
वो फ़ायदेमंद और मुआविन साबित होता है माल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम को दूर करने में। इसके अलावा महारती फ़रोग भी है। अगर हम मुख्तलिफ़ किस्म की महारतों को फ़रोग दें तो इससे भी जो अदम मुताबिकत का मसला है उससे निमटने में बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहली चीज़ इसमें शामिल है वो है समाजी महारतों का फ़रोग। उसके अलावा जज्बाती महारतों का फ़रोग, दिमागी वर्जिश की सरगर्मियाँ। आइए इनको हम हर एक को बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। अदम मुताबिकत की दुश्वारी पर काबू पाने की एक और हिकमत अमली ये है कि हम तलबा में अहम महारतों को फ़रोग देकर उस मसले से बाहर आने में उनकी मदद कर सकते हैं। आइए इन मुख्तलिफ़ महारतों को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो है वो है समाजी महारतों की तरक्की। तलबा को अगर बातचीत करने, ताउन करने और नए दोस्त बनाने की महारतें सिखाई जाएं तो ये महारतें उन्हें समाजी हालात में ज़्यादा मुस्तहकम और पुरएतमाद बनाएंगी। यानी कि उनमें सोशलाइजेशन की स्किल अगर डेवलप की जाए तो ये बाद में जा कर के जो समाजी हालात होंगे उसमें उनको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर रोल प्ले की सरगर्मियों का इनेकाद करना, जिसमें तलबा को मश्क करने का मौका मिले कि किस तरह किसी को सलाम करना है, मदद तलब करना है, यानी कि हेल्प की ज़रूरत हो तो किस तरह बुलाना है, या फिर टीम में मिल करके काम किस तरह करना है, इसकी प्रैक्टिस कराई जा सकती है। महारतों को फ़रोग देने में जज्बाती महारतें भी शामिल हैं। तलबा को अपने जज्बात को कंट्रोल करने और दूसरों के एहसासात को समझने में मदद करना तसादुम और इज़्तिराब की कैफियत को कम कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक उस्ताद तलबा से कहता है कि वो रोज़ सुबह कैसा महसूस करते हैं, इसके बारे में अपने एहसासात को शेयर करें। इसके अलावा तलबा को आर्ट की सरगर्मियों के ज़रिए जज्बात का इजहार करने की तरगीब दी जा सकती है। यानी कि जज्बाती महारतों की नशो व नुमा में एक बहुत ही अहम चीज़ ये है कि तलबा जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको दूसरों की फीलिंग्स को समझने के साथ साथ अपनी फीलिंग, अपने जो इमोशंस हैं उनको शेयर करने का तरीका भी आना चाहिए। जो मिसाल मैंने अभी कही, अगर उसमें उस्ताद पहले रोज़ सुबह आकर के बच्चों से शेयर करने के लिए कहता है अपने एहसासात को, तो इससे क्या होगा, उनको एक मौका मिलेगा अपने एहसासात को शेयर करने का और दूसरों के जज्बात को समझने का भी मौका मिलेगा। इसके अलावा दिमागी वर्जिश की सरगर्मियाँ हैं। दिमागी वर्जिश की सरगर्मियों से मुराद वो तफरीही काम है जो तलबा को बेहतर तरीके से सोचने, याददाश्त को बेहतर बनाने और तवज्जो मरकूज़ करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इससे ये फ़ायदा होता है कि तलबा में जो मसाइल हैं उनको हल करने और स्कूल के चैलेंजेस से निमटने में आसानी होती है। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ अंजाम दी जा सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर तलबा छपी हुई तस्वीर वाले बहुत से कार्ड को मिलाते हैं या फिट करते हैं। इससे याददाश्त और तवज्जो मजबूत होती है। प्रिंटेड पिक्चर्स होती हैं छोटे छोटे कार्ड्स पर और उनको आपस में मिला करके एक कंप्लीट पिक्चर बनानी होती है। अगर इस तरह की एक्टिविटी एक मौल्लिम अपने तलबा से कराता है, कमरे जमात में बच्चों से कराता है, तो इससे क्या होगा कि बच्चों की जो याददाश्त होगी वो भी मजबूत होगी और जो उनका स्पैन ऑफ अटेंशन है वो भी ज़्यादा अच्छा होगा। उनकी तवज्जो मरकूज़ करने की जो सलाहियत है वो भी बेहतर होगी। पहेलियों को हल करना तलबा को तख्लीकी तौर पर सोचने, यानी कि क्रिएटिवली कुछ सोचने और हल तलाश करने की तरगीब देता है। अदम मुताबिकत से निमटने की हिकमत अमलियों में पेशा वाराना ताउन भी शामिल है, जिसमें मुशाविर और माहिर नफ्सियात की सहूलियत है, वर्कशॉप का इनेकाद है, यानी कि हम किसी प्रोफेशनल की मदद भी ले सकते हैं और वर्कशॉप का इनेकाद करके जो अदम मुताबिकत है इससे निमट सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पेशा वाराना ताउन किस तरह का है। मुशाविर और माहिर नफ्सियात की सहूलत। मुशाविर ऐसे अफराद को उनके एहसासात के बारे में बात करने और उनके मसाइल का हल तलाश करने में मदद करते हैं। स्कूल का काउंसलर इस तालिब इल्म की मदद कर सकता है जो तनाव के दौर से गुज़र रहा हो। इस मामले में किसकी मदद ली जा सकती है? स्कूल के काउंसलर की। ऐसे तलबा को पहचान करते हुए तनाव से निमटने की तकनीकों को सिखाया जा सकता है ताकि तालीमी दबाव की सूरत में ये तलबा उससे निमट सके। पेशा वाराना ताउन की एक दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि माहिर नफ्सियात की मदद ली जाए जो जज्बाती या रवैये के मसाइल के इलाज की तजवीज़ फराहम करते हैं। मिसाल के तौर पर एक माहिर नफ्सियात CBT के ज़रिए ऐसे उस्ताद की मदद कर सकता है जो इदारे में काम के वक्त बेचैन और दिलचस्पी की कमी महसूस करता है। पेशा वाराना ताउन में वर्कशॉप का इनेकाद भी शामिल है। वर्कशॉप्स तरबियत के साथ साथ आगाही भी फराहम करते हैं
ताकि अफराद को मुकाबला करने की महारतों को फ़रोग़ देने में मदद मिले। कुछ मखसूस मसाइल को हल करने के लिए स्कूलों में वर्कशॉप मुनक़िद किए जा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर इसमें है, असातिज़ा का एक ग्रुप अपने काम के बोझ की वजह से तनाव का शिकार है। एक स्कूल काम के दबाव से निमटना, इस मौजू पर वर्कशॉप का एहतमाम करता है, जहां माहिरीन उन्हें पाबंदी वक्त और मुस्बत सोच जैसी आसान तकनीकें सिखाते हैं। ऐसे वर्कशॉप के बाद असातिज़ा अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए ज़्यादा अहल और पुरसकून महसूस करेंगे। यानी कि अगर वर्कशॉप का इनेकाद किया जाए तो इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपने तजुर्बात शेयर करेंगे और पाबंदी वक्त कैसे करना है, वक्त की पाबंदी कैसे करनी है और पॉजिटिव थिंकिंग कैसे लानी है। तो इस तरह की जो महारतें हैं उन पे गुफ्तगू करेंगे वो। तो इससे क्या होगा कि जो असातिज़ा हैं वहाँ के, वो अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने में ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। इस मामले में CBSE की भी मिसाल ली जा सकती है, जिसके ज़रिए असातिज़ा के लिए तनाव के मसाइल को हल करने के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया जाता है। अदम मुताबिकत से निमटने की हिकमत अमलियों में मुनज़्ज़म तदरीस व इक्तिसाब है, तलबा के लिए रोज़ाना मामूल की सरगर्मियाँ, मुस्बत बर्ताव के लिए तक़वियत। स्कूल और असातिज़ा की यह कोशिश होती है कि तलबा को एक बेहतर इक्तिसाबी माहौल मिले जिसमें वो आराम से पढ़ाई कर सकें। इसके लिए वो मुख्तलिफ़ हिकमत अमलियाँ इस्तेमाल करते हैं। अभी तक जिन हिकमत अमलियों की बात हुई उनमें मुनज़्ज़म तदरीस व इक्तिसाब भी शामिल है, जिसके तहत 2 अहम तरीक़ों को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। पहला तो ये है कि तलबा के लिए मामूल की सरगर्मियाँ हैं। दूसरा ये है कि मुस्बत बर्ताव के लिए तक़वियत दी जाए। ये हिकमत अमलियाँ तलबा की खुद एतमादी में इजाफ़ा करती हैं और उनसे सीखने के लिए हौसला अफजाई भी मिलती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि तलबा के लिए मामूल की सरगर्मियाँ क्या हैं। तलबा के लिए मामूल की सरगर्मियों में सुबह की असेंबली, पढ़ाई का वक्त, दोपहर के खाने का वक्फ़ा और खेल का वक्त वगैरह शामिल हैं। अगर हम इन तलबा के जो रोज़ाना के शेड्यूल पर अमल करते हैं तो उनके अंदर इससे क्या होगा कि दबाव का जो एहसास है वो कम होगा। और ऐसी सरगर्मियों पर अगर हम अमल करेंगे तो ये एक तलबा को एक बेहतर ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी में एक मामूल लाने में उनको मदद मिलेगी। इसी तरह मुस्बत बर्ताव के लिए तक़वियत भी है। तक़वियत का मतलब ये होता है कि अगर तलबा अच्छे सलूक का मुज़ाहरा करते हैं तो हम उन्हें इनाम दें, उनकी हौसला अफजाई करें। और ये कई किस्म की हो सकती है, जैसे तारीफ़, शाबाशी, सर्टिफिकेट देना, खेलने के लिए मज़ीद वक्त देना वगैरह। इससे तलबा क्या करेंगे कि मुस्बत आमाल को दोबारा करना चाहेंगे। जिस काम पर, जिस सरगर्मी पर, जिस हरकत पर उन्हें इनाम मिला है वो चाहेंगे कि ऐसे काम वो अपनी ज़िंदगी में दोबारा करें। मिसाल के तौर पर सिंगापुर की वजारत तालीम तलबा के अच्छे बर्ताव और कारकर्दगी के लिए मेरिट अवार्ड्स का इस्तेमाल करती है। अदम मुताबिकत से निमटने की जो हिकमत अमलियाँ हैं उसमें मुख्तलिफ़ तदरीसी तरीक़े का इस्तेमाल भी शामिल है, जैसे इनफरादी तदरीस, प्रोजेक्ट पर मबनी तदरीस, आर्ट और खेल का तरीक़ा, ताउन पर मबनी इक्तिसाब, गेम पर मबनी इक्तिसाब। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनफरादी तदरीस क्या है। जैसा कि हमें मालूम है कि हर तालिब इल्म एक मुनफरिद शख्सियत का मालिक होता है। उसकी दिलचस्पियाँ, सीखने की रफ्तार, ज़रूरियात, सलाहियत वगैरह सब एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन जब एक ही तरीके से बच्चों को अगर पढ़ाया जाए, एक ही तरीके का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को सिखाया जाए, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे मौल्लिम के ज़रिए बताए गए तसव्वुरात को पूरी तरह समझ न पाएँ। ऐसी सूरत में ये बच्चे जो हैं वो बेचैनी, दिलचस्पी की कमी, हौसुलियाबी की गिरती सतह और आखिरकार अदम मुताबिकत का शिकार हो जाएंगे। लिहाजा मौल्लिम को चाहिए कि हर बच्चे की इनफरादियत का ख्याल रखे और उसी के मुताबिक अपने असबाक तैयार करे। इनफरादी तदरीस का मतलब भी यही होता है कि बच्चे के सीखने के अंदाज़, काबिलियत और रफ्तार के मुताबिक तदरीसी अमल को अंजाम दिया जाए। रवायती क्लासरूम में जो होते हैं वहाँ पे तमाम तलबा को एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है, जबकि इनफरादी तालीम ये तस्लीम करती है कि हर बच्चा मुख्तलिफ़ तरीके से सीखता है। इसी तरह प्रोजेक्ट पर मबनी इक्तिसाब। प्रोजेक्ट पर मबनी इक्तिसाब एक तदरीसी तरीका है जहाँ तलबा सिर्फ हक़ाइक़ को याद करने के बजाय हकीकी दुनिया के मसाइल को हल करने वाले प्रोजेक्टों पर फ़आल तौर पर काम करके सीखते हैं, एक्टिवली सीखते हैं। इस तरीके में लेक्चर सुनने के बजाय तलबा तहकीक करते हैं, मसाइल के हल तैयार करते हैं, जिसकी बदौलत तलबा के अंदर तनकीदी सोच, तख्लीकी सलाहियतें और टीम वर्क की महारतों का फ़रोग़ होता है। चूँकि इस तरीके में बच्चे मिलजुल कर और सरगर्म तौर पर सीखते हैं, लिहाजा प्रोजेक्ट पर मबनी इक्तिसाब के तरीके को अपनाकर बच्चे को तन्हाई, ज़हनी दबाव और अदम मुताबिकत जैसे माहौल से बचाया जा सकता है। इसी तरह आर्ट और खेल का तरीका।
आर्ट और खेल के तरीक़ा में तख्लीकी सरगर्मियों जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूज़िक, ड्रामा और प्ले पर मबनी सरगर्मियों का इस्तेमाल होता है ताकि तलबा को ज़हनी तनाव से पाक और तफरीही तरीके से सीखने में मदद मिले। यह ख़ास तौर पर छोटे बच्चों और इक्तिसाबी माजूर तलबा के लिए ज़्यादा मुफीद है। खेल बच्चों को जज्बात का इजहार करने, समाजी महारतों को बेहतर बनाने और तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ देने में भी मदद करता है। इसी के साथ ताउन पर मबनी इक्तिसाब। बाहमी ताउन पर मबनी इक्तिसाब एक ऐसा तरीका है जहाँ तलबा कामों को मुकम्मल करने, मसाइल हल करने या नए जो तसव्वुरात हैं उनको सीखने के लिए छोटे छोटे ग्रुपों में मिलकर काम करते हैं। इस तरीके में अकेले काम करने के बजाय तालिब इल्म अपने साथियों से बातचीत करते हैं, ख़यालात को शेयर करते हैं और ताउन करके सीखते हैं। यह तरीका उन बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो शर्मीले किस्म के होते हैं। उनके अंदर इससे क्या होता है कि ख़ुद एतमादी पैदा होती है, उनकी जो कम्युनिकेशन की स्किल है वो भी बेहतर होती है और टीम वर्क का जो उनके अंदर तरीका होता है वो बेहतर होता है। और ये जो ताउन पर मबनी इक्तिसाब है, इसका इस्तेमाल अगर करते हैं तो अदम मुताबिकत के मसाइल को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। गेम पर मबनी इक्तिसाब, ये एक तदरीसी तरीका है जहाँ असातिज़ा गेम्स का इस्तेमाल सीखने को मज़ीद पुरलुत्फ़ और दिलकश बनाने के लिए करते हैं। सिर्फ निसाबी किताबें पढ़ने या लेक्चर सुनने के बजाय तलबा तालीमी गेम्स खेल कर सीखते हैं। ये गेम्स डिजिटल जैसे वीडियो गेम्स, ऐप्स वगैरह हो सकते हैं या फिर जिस्मानी जैसे कि बोर्ड गेम्स हो सकते हैं, पहेलियाँ वगैरह हो सकती हैं। गेम्स तलबा को मुश्किल मज़ामीन को इंटरेक्टिव तरीके से समझने में भी मदद करते हैं। ये तरीका बहुत कारआमद होता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कुदरती तौर पर गेम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, जिसमें इक्तिसाब एक खेल की तरह महसूस होता है। जब बच्चे लर्न करते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि वो लर्न कर रहे हैं, बल्कि उन्हें लगता है कि हम खेल रहे हैं सिर्फ। दुनिया भर में कई स्कूल ऐसे हैं जैसे कि फ़िनलैंड और सिंगापुर के स्कूल, वो लोग इस तरीके को कामयाबी से इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सीखने को मज़ीद दिलचस्प और खुशगवार बनाया जा सके। आज के इस वीडियो सबक में हमने सीखा कि अदम मुताबिकत दरअसल मुताबिकत का न होना है, मुताबिकत की गैर मौजूदगी है। ये हालात से निमटने में फ़र्द की नाकामी है या फिर फ़र्द के अतराफ़ में हमाहंगी की कमी है। इसके अलावा हमने अदम मुताबिकत के तसव्वुर को भी समझा। इसके अलावा अदम मुताबिकत की मुख्तलिफ़ अलामात जैसे जिस्मानी, ज़हनी और बर्ताव से मुताल्लिक़ उन सब को भी हमने समझा। इसके अलावा अदम मुताबिकत की मुख्तलिफ़ वजूहात जैसे कि तकलीफ़देह तजुर्बात, दिमागी सेहत की ख़राबी और माहौलियाती दबाव वगैरह को भी हमने जाना। अदम मुताबिकत के नताइज को भी हमने समझा जैसे ख़राब दिमागी सेहत, कशीदा ताल्लुकात, कमतर मेयारी ज़िंदगी वगैरह। अदम मुताबिकत की पहचान को भी हमने समझा और इसकी पहचान के मुख्तलिफ़ तरीके जैसे मुशाहिदा, इंटरव्यू और मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट वगैरह। इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि अदम मुताबिकत से निमटने के लिए कौन सी हिकमत अमलियाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं। शुक्रिया।